हेलो फ्रेंड्स, मैं हीरो तिवारी आप सभी का मॉडर्न पाठशाला पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में फ्रेंड्स हमने तीसरा वीडियो जो हम लेके आए थे कल, उसमें वॉइस का इशू तो पूरा मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया। उसके बाद में जब देखा अपलोड करने के बाद में उसमें वॉइस ही गैप थी, तो उसी को कल से इसमें सही से रिपीट कर रहे हैं क्लास को। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न है फ्रेंड, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। तो भाषा अर्जन सिद्धांत से संबंधित कौन है? स्किनर महोदय, वाइगोत्स्की, चॉम्स्की या पियाजे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, चॉम्स्की आपका राइट आंसर होगा। अब भाषा अर्जन सिद्धांत में हम देखेंगे एक चीज़, थोड़ा सा जूम के दे रहा हूँ, आप देखिए फ्रेंड्स। भाषा अर्जन सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। चॉम्स्की महोदय क्या कहते हैं कि बच्चों के अंदर जो भाषा सीखने की क्षमता होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। उन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का नियम बताते हुए कहा था कि बच्चे एक निश्चित समय में अनुकरण द्वारा भाषा नियम जानकर धीरे धीरे सही वाक्य बनाना सीख जाते हैं। यानी अनुकरण के माध्यम से एक निश्चित समय आने पर बच्चा अपने मन से जिस वो अपने किसी वाक्य को बनाना, शब्दों का प्रयोग करना धीरे धीरे सीख जाता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है फ्रेंड। आप देखेंगे एक बार जो न्यू बर्न वो भी होता है, धीरे धीरे पहले छोटे एक एक वर्ड बोलने का स्टार्ट करता है, वो इस तरह से आप देखते होंगे कुछ वर्ड बोलता है, धीरे धीरे वो मम्मी पापा के जैसे होते हैं, अपने पेरेंट्स से मदर लैंग्वेज इसी भाषा इसी द्वारा सीख जाता है। तो इससे क्या बोलते हैं? भाषा अर्जन क्षमता का हम इस चीज़ को कहते हैं, यानी अनुकरण के माध्यम से सीख जाता है फ्रेंड। तो ये सारी चीज़ें हैं। चॉम्स्की के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चॉम्स्की एक प्रमुख भाषा वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक और राजनैतिक भी हैं। चॉम्स्की के जन्मजात सिद्धांत के अनुसार भाषा एक विशेषता है। भाषा एक क्या है? विशेषता है जो सभी मनुष्यों के जन्म से पहले ही है, यानी जन्म के पहले से ही उसमें विद्यमान होती है। यह सिद्धांत स्किनर के व्यवहारवाद के जो स्किनर महोदय ने जो व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था उसके जस्ट अपोजिट है। स्किनर महोदय क्या कहते हैं कि भाषा सीखने और दोहराए के माध्यम से हासिल की जाती है। जो आपके स्किनर महोदय थे उन्होंने व्यवहारवादी जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि जो भाषा होती है वो सीखने और दोहराए के माध्यम से हासिल की जाती है। जबकि चॉम्स्की महोदय क्या कहते हैं कि जो भाषा होती है, सीखने की जो क्षमता होती है वो बालक में जन्म से पहले ही विद्यमान होती है। वो एक निश्चित समय आने पर वो क्या होता है? उसे सीख जाता है। ठीक है फ्रेंड। इसमें और थोड़ा जी पियाजे अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या भाषा के बारे में कहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पियाजे महोदय इसके विषय में क्या कहते हैं? भाषा के विषय में, भाषा जो होती है वो बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में, यानी बालक द्वारा जो अर्जित ज्ञान का भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। यानी प्रत्येक अवस्था में क्या होता है? आप देखेंगे जो अवस्थाएं होती हैं, आप बाल्यावस्था से लेकर चले जाएंगे पूर्व बाल्यावस्था में, फिर मिडिल एज आती है आपकी किशोरावस्था, तो उसमें क्या अपने ज्ञान को बालक जो है संशोधित करता रहता है, यानी परिमार्जित करता रहता है। और पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत कहते हैं। ये जो पियाजे का सिद्धांत जो है ये से क्या वो क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक सिद्धांत को हम विकासात्मक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो पियाजे महोदय ने दिया है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो बालक द्वारा अर्जित ज्ञान का भंडार होता है, जो अर्जित करता है वो उसको प्रत्येक अवस्था में उसी को क्या परिमार्जित करता जाता है, यानी उसी को संशोधित करके या उसमें ऐड ऑन करता जाता है, ऐड करते जाता है कुछ चीज़ें करके। ठीक है फ्रेंड। अब इसी में वाइगोस्की जी क्या कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं।
वाइगॉस्की संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया पर अधिक बल दिया है और कहा है कि समुदाय का सीखने में बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। यानी विकास का जो है वो होता है वाइगॉस्की, यानी समाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, परिवार को से इम्पोर्टेंस है। वो कहते हैं बालक जो होता है वो अपने माता पिता से सबसे पहले भाषा सीखता है, यानी अपने समाज से या किसी भाषा को, यानी मातृभाषा, जिस भाषा का ज्ञान अगर करना है बालक को, उसकी मदर यानी और फादर जो यानी पेरेंट्स उसके जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा को वो अपने मन से धीरे धीरे सीख जाता है। तो ये क्या, उसने क्या किया, संज्ञानात्मक विकास में कहा सामाजिक अंतःक्रिया पर अधिक बल दिया और कहा कि समुदाय का सीखने में बहुत ही महत्व होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब के अनुसार आपने देख लिया। अगला प्रश्न है फ्रेंड, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। तो किस चीज़ पर बल देता है? धारा प्रवाह की तीव्रता पर बल देता है, संस्कृत निष्ठ शब्दों के प्रयोग पर बल देता है, या सी उच्चारणगत शुद्धता पर बल देता है, या डी विचारों की क्रमबद्धता पर बल देता है। तो हम मौखिक भाषा के आकलन की जब बात करते हैं तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? वो विचारों की क्रमबद्धता पर आपका सर्वाधिक बल देता है। कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे। मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर क्या है? सर्वाधिक बल देता है। विचारों की क्रमबद्धता में आप देखेंगे अपने विचारों भावों को भली भांति दूसरे तक पहुंचाने के लिए भावों में विचारों में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी जो अपने को किसी अपनी बात को दूसरे तक, सामने वाले तक पहुंचाना है तो आप क्रमबद्ध रूप से समझाएंगे तो वो बहुत ही सही तरीके से समझेगा। विचारों को अव्यवस्थिति यानी अव्यवस्थित कर दिया जाए, अगर विचारों को अव्यवस्थित अभिव्यक्ति के कारण प्रस्तुति का सूत्र भी बिखर जाता है। यानी अगर विचारों की जो अभिव्यक्ति आप कर रहे हैं किसी के सामने, अगर उसका क्रमबद्ध जो नहीं करेंगे या क्रम बिगड़ जाए, किसी चीज़ को पहले कर दें, जो बात को हम पहले करें तो उसको बाद में कह दें, जो बाद वाली बात को पहले कर देंगे तो जो प्रस्तुति होगी वो बिगड़ जाएगी। इससे प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा, यानी वो कंफ्यूज रहेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो इसमें क्या क्रमबद्धता का बहुत ही महत्व रहता है। अतः आवश्यक है कि हम मौखिक अभिव्यक्ति में विचारों की क्रमबद्ध प्रस्तुति के लिए बच्चों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मौखिक भाषा के आकलन में सबसे क्या चीज़ जरूरी होती है? आपकी क्रमबद्ध प्रस्तुति, यानी क्रम विचारों की क्या हो? क्रमबद्ध प्रस्तुति हो। और भी थोड़ा सा देख लीजिए फ्रेंड, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? पहली चीज़ ध्यान रखिए, ध्वन्यात्मक भाषिक कौशलों, जिसमें क्या आता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में सुनना और बोलना क्या है? ध्वन्यात्मक कौशल है, और ये कौशल पढ़ना लिखना कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार है। सुनना और बोलना क्या है? एक ध्वन्यात्मक कौशल, यानी हम सुनते हैं, बोलते हैं, यानी ध्वनि निकलती है हमारे मुख से, और इन कौशल को, और ये कौशल क्या होते हैं? पढ़ना लिखने कौशल के विकास के महत्वपूर्ण आधार होते हैं। यानी शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख गुण है। ठीक है फ्रेंड्स, जो शुद्धता उच्चारण होता है, शुद्ध उच्चारण, वो क्या होती है? मौखिक अभिव्यक्ति का प्रमुख गुण होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तीव्र गति, उच्चारण की शुद्धता, शब्द पढ़ना या अर्थ निर्माण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी, अर्थ निर्माण को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है पढ़ने की कुशलता पे। पढ़ने की कुशलता पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ निर्माण है, क्योंकि कहानी पढ़ने के दौरान जहाँ एक और उसमें अर्थ ग्रहण करने की कुशलता का विकास होता है, यानी एक और हम जब देखेंगे तो उसमें जो अर्थ ग्रहण करने की, यानी किसी चीज़ को हम पढ़ते जाएं, उसको समझते जाएं कि क्या कहना चाहता है, तो उसमें अर्थ ग्रहण की कुशलता का विकास होता है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है?
सवाल लिखने के दौरान उसमें विचारों को अभिव्यक्त करने के कौशल का भी विकास होता है। जब हम किसी उसका आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें क्या अपने विचारों को अभिव्यक्त कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो इस कौशल का विकास भी हम इस चीज़ को मतलब देखने को मिलता है, यानी इस चीज़ को करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि नीचे दिए गए प्रश्न में उपयुक्त यानी सबसे अच्छा उत्तर आपको चुनना है। कहा गया कि माया अक्सर शब्दों को लिखते समय, एक सेकंड फ्रेंड, माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है। किसी को छोटा किसी को बड़ा करती है, छोटे बड़े अक्षर लिखती है, या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती, यानी कहीं ज़्यादा स्पेस दे देती है, कहीं कम स्पेस रहता है। तो माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। तो उसमें क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, इसको हम किस प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं? ए डिस्ग्राफिया, बी अरुचि, सी लापरवाही, या डी अज्ञानता। तो राइट आंसर हो जाएगा ये प्रॉब्लम हमारी क्या कहलाती है? डिस्ग्राफिया कहलाती है। इससे क्या किसके कारण से होता है? ये डिस्ग्राफिया के कारण होता है। हम इसमें तीनों चीज़ों को देखेंगे, डिस्ग्राफिया हम देखेंगे, डिसलेक्सिया देखेंगे। डिस्ग्राफिया क्या होती है? जिसे लिखित अभिव्यक्ति विकार के रूप में जाना जाता है, लेखन में समस्याएं पैदा करता है। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता है, यानी अधिगम में क्या है? अच्छा, क्षमता को में बाधक होता है, अधिगम की क्षमता में बाधक क्या होता है। डिसलेक्सिया क्या होती है? पढ़ने में जब समस्या पैदा होती हैं, लिखने में अगर समस्या पैदा होती है तो उसे क्या बोलते हैं? अंतर करना फ्रेंड, बहुत अच्छे से मैं समझा दूँ याद करने के तरीके। अब देखो ग्राफ, डिस्ग्राफिया को ध्यान से देखिए, तो इसमें एक वर्ड निकल के आता है ग्राफ, और ग्राफ हम क्या करते हैं? बनाते हैं। और ग्राफ बनाने में, तो बनाने से यानी लिखते हैं, लिख कर बनाए ग्राफ में हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, इंक्लूड करते हैं, उसमें राइट करते हैं। तो ग्राफ से आप याद रखिए, ग्राफ क्या बनाना है। जब ग्राफ आएगा तो हमें क्या बनाना है, यानी लिखना पड़ेगा। तो ग्राफ में लिखने से, लिखने संबंधी समस्या डिस्ग्राफिया कहलाती है। डिसलेक्सिया क्या होती है? आपकी पढ़ने में समस्या, उसके जस्ट अपोजिट, लिखने के अपोजिट पढ़ने में समस्या क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया कहलाती है। इस चीज़ को याद रखिए, पढ़ने में समस्या हो तो क्या हो जाएगी? आपकी डिसलेक्सिया हो जाएगी। ठीक है। अब मैथ में समस्या, गणित में समस्या हो जाती है, डिसकैलकुलिया कहलाता है वो, उसको भी हम आगे देखेंगे फ्रेंड, आगे क्वेश्चन में। अगर समझ में आ रहा हो फ्रेंड तो लाइक कर दें जल्दी से सब लोग, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ए भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, बी समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, सी, ये क्वेश्चन एक ही जैसे हो गया फ्रेंड, तो इसके या आप दोनों आंसर लगा लीजिएगा, दोनों एक जैसे सेम ही टाइप हो गया है, कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा इसके अनुसार बी एंड सी, क्योंकि सेम ही दिया है इसलिए इसका आंसर बी और सी हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको समझना है कि भाषा अर्जित में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? समाज पर होने वाले भाषा प्रयोग, यानी समाज पर सबसे ज़्यादा बल किसने दिया है? परिवार पर, समाज पर सबसे ज़्यादा वाइगोत्स्की जी बालक का विकास कहाँ से? समाज से ही मानते हैं। देखो उसको देखें क्या बताया है इन्होंने। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अधिगम में बालक का सामाजिक परिवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बालक का सामाजिक परिवेश होता है वो क्या है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे की भाषा समाज के संपर्क में आने तथा बातचीत करने के कारण होती है। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों पर सबसे अधिक बल दिया है। तो भाषा अर्जित करने में सबसे ज़्यादा किस पे बल दिया वाइगोत्स्की के अनुसार? समाज और सांस्कृतिक जो संबंध होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है आपने वाइगोत्स्की जी ने।
जबकि पियाजे क्या बोलते हैं, विचारों पर ज़्यादा, विचारों को महत्व देते हैं। इस चीज़ को अंतर करते जाइएगा फ्रेंड। वाइगोस्की यह भी मानते थे कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, किंतु इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। यानी एकाकी नहीं है यह भाषा विकास, सामाजिक विकास, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी होता है। यानी सामाजिक विकास के साथ साथ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी इसका विकास होता है। जब बच्चे अपने से किसी बड़े अथवा विशेषज्ञ, किसी चीज़ का विशेषज्ञ के साथ मिलकर सीखने का प्रयास करते हैं तो उनकी समस्या निवारण क्षमता और नियोजन क्षमता अधिक बढ़ जाती है। जब वो किसी बड़े के साथ में किसी चीज़ को सीखते हैं तो उनकी जो उसकी किसी समस्या को समझाए, उसको समस्या को हल करने की जो क्षमता होती है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। उसके ज्ञान का दायरा भी विस्तृत हो जाता है। यानी बड़े लोग कैसे सोचते हैं, कैसे किसी चीज़ को, इस समस्या का हल करते हैं, तो इस सब जो समस्या निवारण की क्षमता है वो उनके सोचने की थिंकिंग भी बच्चे की काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगला प्रश्न फ्रेंड, भाषा अर्जन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। एक वर्ड आता है भाषा अर्जन और दूसरा वर्ड है भाषा अधिगम। बहुत ही पूछा जाने वाला है, सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीट होता है। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है। बी, भाषा परिवेश की उपलब्धता, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। सी, भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर आपको देखने को मिलेगा। भाषिक परिवेश की उपलब्धता पर अंतर देखने को मिलता है। क्या होता है उसको हम डिटेल में देखते हैं। पहले तो आप देख लीजिए भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब इसी को और चीज़ में देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, भाषिक परिवेश की उपलब्धता से संबंधित है। अब भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इनको दोनों को हम समझ लेते हैं क्या, तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। भाषा अर्जन क्या है, जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने और समझने की क्षमता अर्जित करता है। यानी जो मानव होता है, यानी कि सब बालक किसी भाषा को ग्रहण करने और समझने की क्षमता अर्जित करता है तथा बातचीत करने के लिए शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग करता है। भाषा अर्जन के द्वारा हम बोलना व समझना सीख जाते हैं। तो भाषा अर्जन यानी जो अनुकरण के माध्यम से बालक सीख लेता है। अपने जो मात्र, जैसे हम जिस तरह से हम मदर टंग अपनी सीखते हैं, मातृभाषा को हम सीखते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी भाषा अर्जन कहलाएगी। और भाषा अधिगम में हम क्या होते हैं, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। भाषा के संदर्भ में ये बात लागू होती है और भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। जैसे अब हम जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी हमारे मम्मी पापा बोलते होंगे, पेरेंट्स हमारे परिवार में, हम इस समाज में रहते हैं या सहपाठियों सहयोग में जो हमारे सहपाठी बोलते हैं, हिंदी बहुत इजीली हम लोग सीख लेते हैं। क्या हम इसके लिए इतना एफर्ट लगाना पड़ा, कोई पुस्तक मंगानी पड़ी जिससे हम पढ़ना सीखने, बोलने लोगों से कैसे बोला जाता है, इसको का बोला जाता है, खा बोला जाता है, तो हम पहले से बोलना सीख जाते हैं, बाद में हम लिखना सीखते हैं। समझिए फ्रेंड, भाषा अर्जन में पहले हम बोलना, अभिव्यक्त करना पहले सीख जाते हैं, लिखना पढ़ना बाद में सीखते हैं। जबकि भाषा अधिगम में क्या होता है, जैसे जिसको हमारी मातृभाषा जिसकी हिंदी है, उसको अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश में वो क्या करेगा, व्याकरण नियम पढ़ेगा, बोलना सीखेगा, प्रयोग करेगा, तो इसमें क्या अधिगम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका अधिगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अधिगम। यानी भाषा के संदर्भ में ये बात क्या होती है, इसमें पढ़ना लिखना सीखना पड़ता है, यानी सीखता है, खुद से नहीं अर्जित करता है। अर्जित में यानी खुद से अनुकरण के माध्यम से अपने मन से सीख जाता है।
कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। जिसमें एफर्ट लगाया जाता है यानी कुछ प्रयास करना पड़े, पुस्तक पढ़ने पड़े, कई बुक्स पढ़ने, हमें ग्रामर देखना पड़े, बहुत सारी चीज़ें, तो वो क्या होती है आपकी भाषा अधिगम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रस्त है। ए अफेजिया से, बी डिसलेक्सिया से, सी डिसग्राफिया से, डी डिसकैलकुलिया से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, डिसलेक्सिया से। पढ़ने की बात की गई है तो हमने क्या बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, जब पढ़ने की बात की जाए तो डिसलेक्सिया, लिखने हम ग्राफ बनाएंगे तो डिसग्राफिया, ग्राफ बनाते हैं लिखते हैं, है ना, ग्राफ में फिर ग्राफ बनाने के लिखने की बात की जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया और डिसग्राफिया, इसको चीज़ को समझ लीजिएगा फ्रेंड, तीनों बहुत ही माइनर सा अंतर है, आपको बहुत ही, और आप इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बहुत से फ्रेंड होते हैं क्वेश्चन करते समय, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया में कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। तो अब एक थोड़ा सा बेसिक से कंसेप्ट याद कर लीजिए ट्रिक से। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने में दिक्कत हो रही, पढ़ने में समस्या पैदा हो रही है उसको, यह एक सीखने और पढ़ने की समस्या है, इसमें अक्षरों के लिखित रूप और उसके उच्चारण में समस्या होती है। डिसग्राफिया ये एक विकार है जो लेखन कौशल के विकास और अधिग्रहण को प्रभावित करता है, यानी लिखने को प्रभावित करता है। डिसकैलकुलिया क्या है, डिसकैलकुलिया एक ऐसी अधिगम संबंधी विकार है जिसमें बच्चे गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो अब तीनों चीज़ों को समझना है। पढ़ने में समस्या होने लगी, एक सेकंड फ्रेंड, पढ़ने में एक सेकंड फ्रेंड, पढ़ने में समस्या तो क्या हो गया आपका डिसलेक्सिया। अगर डिसग्राफिया क्या है, ग्राफ हम बनाते हैं यानी बनाने से संबंधित, ग्राफ बनाने की बात की जाए तो ग्राफ बनाने के बाद क्या हो जाए, लिखने से संबंधित है। ग्राफ क्या बनाया जाता है, लिखने नहीं, लिखने से संबंधित समस्या होगी। कैलकुलिया कहीं ना कहीं क्या है, किससे संबंधित है, कैलकुलेटर से संबंध है, कैलकुलेटर से संबंधित है। कैलकुलेटर कहाँ प्रयोग करते हैं, गणित में प्रयोग करते हैं। कैलकुलेटर फ्रेंड्स, कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर से संबंधित है, तो कैलकुलेटर आपको गणित में प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर, तो कैलकुलेटर से आप याद रखें। डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेटर कहाँ प्रयोग करते हैं, गणित में, गणित में समस्या होगी डिसकैलकुलेटर। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा फ्रेंड। डिसग्राफिया ग्राफ बनाते हैं, आपकी लिखने में संबंधी समस्या। पढ़ने, उसके अपोजिट पढ़ने में समस्या डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया यानी कि कैलकुलेटर मैथ में प्रयोग करते हैं, गणित में प्रयोग करते हैं, गणित में संबंधित समस्या का अनुभव करते हैं, गणित में कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो आपका डिसकैलकुलिया है, ठीक है, डिसकैलकुलिया। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, आप इस तरह से कभी नहीं भूलेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है, नहीं है, नहीं पर फोकस करना है फ्रेंड, कौन सा कथन सही नहीं है भाषा विकास के संबंध में। वर्णों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। बी भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, तो ये भी सही है, ये भी राइट है। प्रारंभिक भाषाई प्रवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, बिल्कुल सही है फ्रेंड। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ये आंसर बिल्कुल गलत है, और जब नेगेटिव को भाई नेगेटिव राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी भाषा विकास की व्यक्ति निरपेक्ष है, ये गलत है, इसलिए सही हो गया क्योंकि नहीं पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं फ्रेंड। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता क्योंकि बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। भाषा का विकास उन्हीं आयामों में से एक है
जो भाषा का आयाम हो क्या होता है, विभिन्न आयामों में से एक आयाम होता है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है, जिसमें होता है अनुकरण, वातावरण, शारीरिक विकास, सामाजिक आवश्यकताएं इसमें विशेष भूमिका निभाती हैं। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। भाषा क्या है, भाषा भावों, विचारों तथा अनुभवों को व्यक्त करने एवं सांकेतिक माध्य है। व्यक्त करने का एक क्या है, सांकेतिक माध्य है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाषा के शब्द के भाष धातु से हुई है। संस्कृत के भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, भाषण, कहना या बोलना होता है। भाषा के कार्य क्या होते हैं, भाषा क्या कार्य करती है, भाषा के द्वारा हम संप्रेषण का माध्यम होती है। भाषा दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं किसी भाषा को। विचारों को क्रमबद्ध प्रस्तुति का माध्यम, प्रस्तुतिकरण का माध्यम क्या होती है, भाषा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने के लिए किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण की बात की गई है, कौन सी सामग्री जो बालक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। क्या नंबर 1 में दिया गया बाल साहित्यिक कोई संवादात्मक कहानी, बी पाठ्य पुस्तक, सी औपचारिक पत्र, डी आतंकवाद पर आधारित निबंध। तो बालक को पठन क्षमता की अगर बात की तो बाल साहित्य संबंधी कोई संवादात्मक कहानी होगी। इसमें क्या होगा, बालक रुचि लेगा और वो सारी चीज़ें अच्छे से सीख जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें इसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड। इसमें कहा गया कि प्राथमिक स्तर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में बाल साहित्य की संवादात्मक जो कहानियाँ होती हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। छात्र कहानियों में अधिक रुचि लेते हैं, इसलिए उन्हें शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिसमें उन्हें पठन कौशल का विकास हो सके। जैसे शिक्षाप्रद कौशल, जैसे हम किसी की जीवनी हम पढ़ने के लिए बोल दिए बच्चे को, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अभिप्रेरित होता है उनसे। पठन कौशल है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए। पठन कौशल यानी पढ़ना। हम जितना अधिक पढ़ते हैं उतना ही अधिक समझने की शक्ति बढ़ती है हमारी। यह कौशल के रूप में प्रारंभ होता है। जो पढ़ना होता है क्या है, पहले कौशल एक स्किल के रूप में स्टार्ट होता है और योग्यता के रूप में बाद में क्या बन जाती है, वही चीज़ योग्यता के रूप में परिणित हो जाती है। पठन कौशल भी है और योग्यता भी है, बिल्कुल सही है फ्रेंड, इस चीज़ को याद रखें। पठन क्या है, एक कौशल भी है और बाद में यही जब आप ये बहुत सारा ज्ञान पढ़ करके इकट्ठा कर लें तो वही क्या आपकी योग्यता बन जाती है। पठन लिपि प्रतीकों को पहचानना, उच्चारण, कुशलता, अर्थग्रहण एवं आशय की समझ योग्यता का समावेश होता है। तो पठन क्या होता है, लिपि प्रतीकों को पहचानना, उच्चारण की कुशलता करना, अच्छे से उच्चारण करना, अर्थ ग्रहण करना एवं किसी चीज़ का आशय क्या क्या है, इस चीज़ को समझ के आशय क्या है, क्या कहना चाह सकता है, जिस चीज़ को पढ़ रहा है उसका आशय क्या है, इस योग्यता, इन सब योग्यताओं का क्या है, समावेश होता है पठन कौशल। ठीक है। पठन के कितने स्तर होते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिए फ्रेंड। एक सेकंड। समझना ज़्यादा, क्वेश्चन से ज़्यादा फ्रेंड समझना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। आपको अगर सारी चीज़ पता होगी तो आप क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। पठन के पाठ के पठन स्तर होते हैं, क्या होते हैं, इस चीज़ों में पाठ की पंक्तियों का वाचन करना, व्यक्तियों को गहराई से पढ़ना। पाठ की पंक्तियों में निहित आशय को पकड़ना। तो पठन के स्तर क्या होता है, पठन के स्तर में हम क्या चीज़ को देखते हैं, पाठ की पंक्तियों को वाचन करना होता है, फिर उसको गहराई से पढ़ना, तो इसमें क्या बात की जा रही है इसको गहराई गहनता से पढ़ना,
फिर पाठ की जो पंक्तियों में निहित आशय को पकड़ना, उसके आशय क्या है, उस चीज़ को पढ़ना कि कहना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है, इस चीज़ को ध्यान देना। फिर बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें ज्ञान हो वो सारी चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं, महत्वपूर्ण होती है ऐसी जानकारी, जिसमें उसके पर्यावरण से संबंधित भी ज्ञान मिल सके। जल प्रदूषण में, पर्यावरण में देखा जाए, राजनीतिक, आपका उसका बाल केंद्रित शिक्षा में आपके क्या देखेंगे, खेल से संबंधित शारीरिक शिक्षा भी जुड़ी हो उसमें। तो ये सारी चीज़, कई चीज़ों में उसको जो नॉलेज होती है वो सबसे आपके बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें कई चीज़ें उसको सीखने को मिले, कई संदर्भ में सीखने को मिले। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पठन कौशल दो तरह का होता है फ्रेंड, एक सस्वर पाठन, एक होता है मौन पाठन। जब आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, सस्वर पाठन कहलाता है। जब आप मन के अंदर पढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, मौन पठन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड, आपको सर्वाधिक उचित क्वेश्चन को, आपको ऑप्शन को, विकल्प को चुनना है। तो कुछ प्रश्न है आपके सामने, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का प्रमुख आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र या सरल? देखो हैं सारे सही, लेकिन इसमें क्या है, सबसे अच्छा क्या है? तो बालक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, रोचक विषय वस्तु हो। अगर उसकी रुचि अगर उसमें हो जाएगी उस किसी भी चीज़ को, तो उसको इंटरेस्ट पैदा होगा, उससे अच्छे से पढ़ेगा, ध्यान उसका फिर अपने उसकी पाठ्य पुस्तक की ओर होगा। ठीक है फ्रेंड। तो बाल साहित्य का चयन कैसा होना चाहिए, रोचक विषय वस्तु आवश्यक होती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होती है, रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को रोचक विषय वस्तु पर आधारित बाल साहित्य बच्चों को सुनाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। इससे उनका मनोरंजन भी होता है और बच्चों का मन भी लगा रहता है, और वह छात्र पढ़ने में रुचि लेता है और प्रेरित भी होते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, कार्लवेल कुक ने किस विधि का प्रवर्तन किया? शोध विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि या दृष्टांत विधि? तो कार्लवेल कुक से संबंधित कौन सी विधि है फ्रेंड? खेल विधि से संबंधित है, खेल विधि दी है इन्होंने। अब इसके बारे में हम जानेंगे क्या कहा है इन्होंने। इस प्रकार कार्लवेल ने एक नई विधि को आरंभ किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, खेल विधि या खेल प्रणाली के नाम से जाना जाता है। गणित की शिक्षा देने के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग इंग्लैंड के शिक्षक हेनरी कार्लवेल कुक ने किया, जिसे हम कार्लवेल कुक के नाम से जानते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि में खेल में बच्चे की स्वाभाविक रुचि होती है। ये कैसी एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें क्या था, खेल में बच्चे स्वाभाविक रुचि लेते हैं। होते हैं जो खेलने में बच्चे बिल्कुल भी रुचि रहते हैं, उनको खेलने, पढ़ने का ना को खेलने के लिए बोलो, खूब मज़े मस्ती से खेलते रहेंगे, और खेल खेल में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो उसी पर फोकस किया है इन्होंने, और वह खेल के आत्म प्रेरणा से भी खेलता है, यानी जो वह खेल होता है वो आत्म प्रेरणा से भी खेलता है। अतः इस विधि का पढ़ाई बोझ नहीं समझता है। अगर आप खेल खेल में किसी चीज़ को सिखाते हैं तो इस चीज़ को बहुत इजीली सीख लेता है, और कोई उसमें बोझ टाइप से भी नहीं हो जाता, उसको किसी भार हो, है ना। खेल में बालक स्वतंत्रता पूर्वक खुले हृदय व मस्तिष्क से भाग लेता है, इसलिए उसको सीखने की जो क्षमता भी होगी वो भी तेज हो रहती है। रुचिशील विधि होती, यह विधि गणित की नीरसता को समाप्त कर दी जाती है। यानी खेल खेल में अगर किसी चीज़ को जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना है तो खेल खेल में अगर सिखा दिए, खेलते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। जैसे चार लोग खड़े हैं, है ना, तो चार लोग जैसे एडिशन बताना है, तो चार लोग खड़े हैं तो आपको दो लोग और उन्हीं के पास में आके दो बच्चों को लाके खड़ा कर दिया, तो अब जोड़ कर सबको ऐड, इनको गिनो कितने हो गए, तो चार, जब दो चार पहले से थे, दो लोगों को और ऐड करेंगे, चार दो 6 हो जाएंगे। इस तरह से मतलब बहुत
खेल खेल में सीखना किसी चीज़ को, अन्य चीज़ों को एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, ये सारी जब खेल से मल्टीप्लाई करना, तो खेल विधि अब ज़्यादा जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको इसी पर फोकस किया गया है कि बच्चे को जो बोझ नहीं बनाना है किसी पाठ्यक्रम को, बच्चे की रुचि के अनुसार और उसको खेल खेल में सिखाना है, उसकी थिंकिंग को बढ़ाना है। ये नहीं कि अब उसको किताबी ज्ञान नहीं देना है, उसकी खुद रीजनेबल शक्ति को बढ़ाने पर ज़्यादातर फोकस किया गया है ना, और इजली बनाने की कोशिश की गई है। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, एक कविता से संबंधित निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनना है। तो आप एक ये दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको कहा गया है जो आपका कविता दी है, पद्यांश दिया गया है, विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम। थोड़ा गा के सुन ले तो थोड़ा मज़ा भी आएगी। इस तरह का आपको पाठ जब उससे टीचिंग भी करेंगे ना, तो आपको रोचक प्रस्तुति भी करना बहुत ज़रूरी होती है। तो विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब से पहले हैं दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कुर्बानी हम। और सदियों से कुछ ले लाखों तूफान हमने पदताल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही कितनी दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपने अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नौ मंगल, आज़ाद वतन के बासिंदे हर चरण हमारा है बादल। तो इस तरह से अब एक कविता दी जाएगी, उस पर आपको उससे 5-6 क्वेश्चनों से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आपको एक ही बार में पढ़ लेना है। वैसे आपको हर ऑनलाइन एग्ज़ाम रहना है तो हर एक उसमें आपको मिलेगा तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप जल्दी से समय आपका वेस्ट नहीं होगा और उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करते जाएंगे। अब देखते हैं, आप प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो पहला प्रश्न से संबंधित फ्रेंड कि सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पदताल से, इस कथन में तूफान का भाव क्या है? तो इसमें कुछ तूफान का भाव किससे है? कठिनाई से, आक्रमण से, लड़ाई से, आंधी। तो राइट आंसर हमारा क्या है? कठिनाई बिल्कुल सही आंसर है। तूफान क्या है? यानी कठिनाई की बात की गई है वहाँ पर। कवि कहता है कि हम कितनी भी कठिनाई आए हो उसे हम कठिनाई का डटकर सामना करना चाहिए, इस चीज़ की बात की गई फ्रेंड इसमें। अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है, अंडमान से कश्मीर है भारत में दूरस्थ राज्य, बलिदानी राज्य, क्रांतिकारी राज्य, निकट राज्य। तो किसकी बात की गई है? दूरस्थ राज्य है, दूर बताया गया। उसमें कहा कि अंडमान से कश्मीर हो चाहे कितना दूर, लेकिन फिर भी हम क्या है? जुड़े हुए हैं। दूर होने के बाद भी हम क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो ये क्या है? दूरस्थ होने, राज्य होने की बात की गई है। यानी अंडमान से कश्मीर तक दूरस्थ राज्य भले ही हो फिर भी हम एक देश से जुड़े हैं। काव्यांश से अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है, इस बात की यही सारी चीज़ें हैं। आपको बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, फ्री के क्वेश्चन आंसर होते हैं इसमें। फ्री के आप क्वेश्चन करोगे, फ्री के नंबर ले जाओगे इसमें। बस ध्यान से आप पढ़ के आपको करना है, गलती नहीं करनी है। फिर कहा कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या हो जाता है? शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं या क्रांति हो जाती है। तो इसमें कहा गया कविता में शुभ कार्य होते हैं। नवमंगल की बात की जाती है, हम क्या नवमंगल होता है। तो इसको हम देखेंगे। कवि कहता है कि हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ क्या होता है? शुभ कार्य। पद्यांश में क्या किया? जिस और बढ़ाए, जब ये दी गई लाइन दी गई थी, जिस और बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल। वहाँ की भू क्या हो गई? नव मंगल होने, शुभ कार्य होने लगते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी क्या हो गया? एक सेकेंड फ्रेंड्स।
चलिए अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है। पैर शब्द का समानार्थी नहीं, समानार्थी लिखा है, समानार्थी नहीं है पूछा गया फ्रेंड। तो पैर मीन्स पग होता है, पैर को पद भी बोलते हैं, पैर को चरण भी बोलते हैं, लेकिन नव नहीं होता। नव मीन्स नवीन होता है, नया की बात होती है। तो राइट आंसर क्या हो गया? नव। तो पैर को चरण पद पाँव भी कहते हैं। नव के समानार्थी क्या हो जाएंगे? नवीन, नव, आधुनिक, अर्वाचीन। अर्वाचीन फ्रेंड याद रखिए, अर्वाचीन क्या होता है? नया को ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ही आंसर हो जाएगा आपका। तो आज की क्लास में यहीं तक वीडियो था फ्रेंड। तो कैसी लगी क्लास? अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो फ्रेंड नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन होगा उसको क्लिक कर लीजिएगा, घंटी जैसे बना होगा, उसके क्लिक करने से आपको जैसी भी वीडियो अपलोड की जाएंगी आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो आप दे सकेंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लास्ट जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक ये कंटिन्यू आपके वीडियो आते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।